हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 12th क्लास का एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा अच्छे समझ आ सके इसलिए मैंने नोट्स की मेरे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने पीडीएफ जो है वो ओपन कर रखी है ताकि मैं यहीं से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पूरा चैप्टर जो है वो इस 3 ब्लॉक पे टिका हुआ है। आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, इसमें इन 3 ब्लॉक का बड़ा यूज है। इन 3 ब्लॉक का क्यों यूज है वो आपको इस चैप्टर में पता लग जाएगा। एक्चुअल में क्या दुनिया में मटीरियल्स जो थे, जब उनका डिवाइडेशन किया गया करंट के हिसाब से तो 3 वर्जन बने। एक वो बने जिनके अंदर करंट फ्लो आसानी से होता हो, उसको नाम दिया मेटल्स। जिनमें करंट फ्लो कभी नहीं होता उनको नाम दिया गया इंसुलेटर। और जिनमें करंट सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही फ्लो होता हो उनको नाम दिया सेमीकंडक्टर। पहले हमारे दिमाग में यही था कि सेमीकंडक्टर वही है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम ही ना करे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर यानी 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, वो एज ए इंसुलेटर ही काम करते हैं, उनमें आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते। उनको हाई टेम्परेचर पर ही, जब टेम्परेचर बढ़ाओ करंट चलाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ करंट चलाओ, तब दिमाग में यही आता था हमारे को। कि तो हमारी जो थी साइंस इतनी अपडेट नहीं हुई थी, हमें नहीं पता था कि हम इसके अंदर और भी तरीके हैं, बिना टेम्परेचर के भी ये काम, हम लो टेम्परेचर पर भी ये काम किया जा सकता है। स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था इतना, तो इसको इतना स्टडी में किए ही क्यों गया, क्यों एक्चुअल में दुनिया में ये पड़े थे, यूज़ नहीं हो रहे थे। तो लोग सोच रहे हैं कि यार इन मटेरियल्स का कोई यूज ही नहीं है, हमें इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, इसको हमें अपडेट करना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ अपडेट होगी तो हमें इसको भी अपडेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट सॉरी, तो फिर क्या किया गया, इस पे पूरी स्टडी की गई। तब देखा गया कि यार पहले बात करते हैं कि हमने ये डिवाइडेशन किया मटेरियल्स का किस बेस पे किया, एनर्जी बैंड की बेस पे। अब सबसे पहले एनर्जी बैंड क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा किसी भी मटेरियल्स के अंदर एक सर्टेन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक एनर्जी रखता है, तो उससे वो एक बैंड क्रिएट करता है, एक लेवल क्रिएट करता है। जैसे क्लास में बात करें तो एक लो एवरेज वाले बच्चे जो है वो अपना एक बैंड बनाते हैं, मीडियम एवरेज वाले अपना एक लेवल क्रिएट करते हैं, और जो एक हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास के अंदर एक अपना ही एक अलग लेवल क्रिएट कर चुके होते हैं। वैसे ही एनर्जी के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन ने भी क्या कर लिया, अपने एक लेवल क्रिएट कर लिए। तो वो लेवल्स जो थे स्टूडेंट्स वो आपके थे 3 टाइप के। एक आपका है वैलेंस बैंड, एक आपका है कंडक्शन बैंड, और एक दोनों के बीच में जो है वो है बैंड गैप। तो बैंड थ्योरी के हिसाब से आपके जो मटेरियल्स थे वो 3 टाइप के थे। तो बैंड 3 टाइप के हैं, एक आपका वैलेंस बैंड है, एक आपका कंडक्शन बैंड है, और एक दोनों के बीच का जो है वो है बैंड गैप। अब इस बेस पे हमने क्या किया, मटेरियल्स का डिवाइडेशन किया। तो पहले बात करते हैं क्या होते हैं हमारे कंडक्शन बैंड, क्या होते हैं वैलेंस बैंड, और क्या है बैंड गैप। तो खुद के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी के जो इलेक्ट्रॉन है, उनसे जो लेवल बनेगा, जैसे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इनसे जो खुद का एक लेवल बन रहा है स्टूडेंट्स वो आपके हैं वैलेंस बैंड। उसके अलावा जो बच गए खाली, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p2, ये आपके कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 3s 3p वाले जो ऑर्बिट है वो खाली पड़े हैं, उनसे जो बनेगा वो बनेगा कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो बनेगा बैंड गैप। तो अब इनके बेस पे हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, कौन आपके मेटल्स हैं, कौन आपके इंसुलेटर हैं, कौन आपके कंडक्टर हैं। तो मेटल्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनके बीच में गैप होता ही नहीं है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलिपेड होते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन कभी भी वहाँ जा सके। वो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री ऑर्बिट में घूमेगा तो करंट फ्लो इजीली होगी। और इंसुलेटर वो हैं जिनके अंदर ये गैप जो होता है स्टूडेंट्स वो मोर देन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कार्बन का ही है डायमंड, जिसके अंदर ये बैंड गैप जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिनके अंदर ये बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है उनको हमने रखा है सेमीकंडक्टर के डिवाइस के अंदर। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि बैंड थ्योरी के हिसाब से मेटल्स आपके जो हैं वो 3 टाइप के हैं। तो आपका जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर हैं, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये आपके कैसे बनेंगे, सेमीकंडक्टर बनेंगे। और जो मेटल्स है उसके अंदर ये बैंड गैप जो होता है वो 0 होता है। जिस डायमंड के लिए बैंड गैप जो है वो 7 है, सिलिकॉन के लिए वो कितना है 1.1 है, जर्मेनियम के लिए कितना है 0.72 है। देखो मिक्सिंग का फायदा हुआ ना, तो इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा मिक्सिंग का भी फायदा होता है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड को मिक्स करते हैं तो ये गैप जो है 0.33 रह जाता है स्टूडेंट्स। तो दूसरा जो मेथड था वो था कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के हिसाब से मेटल्स का डिवाइडेशन किया। तो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा R = ρL/A, तो रो है वो रेजिस्टिविटी,
और इसका इन्वर्स जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। यहाँ से इसकी यूनिट बनाए तो वो बनती है ओम मीटर, यहाँ से इसकी यूनिट बनाए वो बनेगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो मेटल्स वो जिसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम हो ताकि करंट इजीली फ्लो हो सके। तो ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा कि मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है बहुत कम होगी, वो देख लो इतनी कम है, और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और इंसुलेटर वो होंगे जिसमें रेजिस्टिविटी पीक पे होगी, क्योंकि करंट बिल्कुल नहीं चलेगा तभी तो इंसुलेटर बनेगा। इसमें रेजिस्टिविटी चेक कर लो, ये बहुत ज़्यादा है, कंडक्टिविटी देख लो जमा ही लो है, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सेमीकंडक्टर वो है जिनके अंदर ये जो वैल्यू होती है वो ना ज़्यादा ना कम, यानी मेटल से तो कम होती है कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने किए हैं डिवाइडेशन, एक तो किए हैं बैंड थ्योरी के बेस पे। हमने ये पढ़ा कि मेटल्स वो होते हैं जिनके अंदर बैंड गैप जो है वो बिल्कुल ही नहीं होता, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर बैंड गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर बैंड गैप इतना होता है जो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके कवर अप करवा सकते हैं। जैसे सिलिकॉन के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन में करंट फ्लो करवानी हो तो आप सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दीजिए, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाले बैंड में जाएगा और करंट फ्लो में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। जर्मेनियम के लिए 0.72 है, इसीलिए सिलिकॉन जर्मेनियम में जर्मेनियम ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में सिलिकॉन से कम एनर्जी लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर यह पता लग गया होगा कि मटेरियल्स का डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ से क्वेश्चन पूरे चांसेज है उठने के, तो मैं इसी को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप जरूर पढ़ें कि आपके अब जर्मेनियम का आप पूरा अब जो टॉपिक है वो सारा सेमीकंडक्टर पे है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे जो टेबल के अंदर है ये जो ब्लॉक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये ब्लॉक ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि आपके 4th ग्रुप में ही पढ़े हैं जो आपको दुनिया से मिले हैं एलिमेंट की फॉर्म में। सिलिकॉन जर्मेनियम आपको नेचुरल एलिमेंट की फॉर्म में मिलने वाले सारे के सारे एलिमेंट तो लिखे हुए हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स? 4th ग्रुप के हैं। तो दुनिया के जो क्या बोलते हैं, दुनिया के जो सेमीकंडक्टर हैं जो हमें एलिमेंट्री मिल रहे हैं वो कौन से ग्रुप में रखे हुए हैं स्टूडेंट्स? वो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर 4th ग्रुप में रखे हुए हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना कि आपका ये जो 4th ग्रुप है स्टूडेंट ये आपका सेमीकंडक्टर का ही है। तो वे कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन का जो एटम है बहुत छोटा है, उसके ऊपर न्यूक्लियस वाला जो है न्यूक्लियस जो है उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स है, तो उसमें आप जल्दी से करंट फ्लो नहीं करवा पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो हमारा चलने वाला है। तो एलिमेंट्री हमारे पास कौन से हो गए स्टूडेंट्स? सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ पे जर्मेनियम का जो बैंड गैप था वो कितना था? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का कितना था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पे आपको ये डाटा और याद करवाया तो जो आपको आगे काम आने वाला है कि जर्मेनियम की जो नी वोल्टेज होती है वो होती है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन की होती है 0.7 वोल्ट। इसको कट ऑफ वोल्टेज, नी वोल्टेज, ये वर्ड जो है वो याद रखना। बैरियर पोटेंशियल, ये वर्ड जरूर याद रखना कि सिलिकॉन के लिए कट ऑफ वोल्टेज, नी वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो सिलिकॉन की तो है 1.1, सॉरी वो तो बैंड गैप है, सिलिकॉन की वैल्यू है 0.7, जर्मेनियम के लिए है 0.3। वो हमारे इसी चैप्टर में आगे काम आएगी, इसलिए डाटा सारा मैं आपको यहीं याद करवा रहा हूँ। ऐसे कौन से जो हमारे को ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं? एक है एंथ्रासीन और एक है डोप्ड थैलोसियानिस। कार्बनिक कौन से हैं? पॉलीपायरल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, ये सारे कार्बनिक हैं। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक आपके हैं कैडमियम सल्फेट, इंडियम फास्फेट, गैलियम आर्सेनाइड, ये आपके इनऑर्गेनिक हैं। तो यहाँ मैंने आपको अच्छे से सारे के सारे बता दिए कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। जो एलिमेंट की फॉर्म में है स्टूडेंट वो है सिलिकॉन जर्मेनियम, जो ऑर्गेनिक की फॉर्म में है स्टूडेंट्स वो है आपके डोप्ड थैलोसियानिस और एंथ्रासीन। इनऑर्गेनिक की बात करें तो कैडमियम सल्फेट, इंडियम फास्फेट, गैलियम आर्सेनाइड। और जो कंपाउंड की फॉर्म में मिल रहे हैं वो है पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, क्योंकि पॉली का मतलब है सीरीज की फॉर्म में, पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, ये सारे कंपाउंड की फॉर्म में हैं। तो अब आप बात करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब ये है कि अगर सारे सिलिकॉन हैं तो सारे के सारे ही सिलिकॉन होंगे, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं की होगी। तो मिक्सिंग करनी क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि पहले हमें इतना ही पता था कि टेम्परेचर बढ़ाओ, करंट चलाओ। पहले हमारे दिमाग में यही था कि अगर आप सेमीकंडक्टर को यूज़ करना चाहते हो तो आप टेम्परेचर बढ़ाई रखो, करंट चलाई रखो। लेकिन बाद में पता लगा कि यार मिक्सिंग का बड़ा बेनिफिट है।
तो इसमें मिक्सिंग कौन से ग्रुप की होती है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के 3 ब्लॉक अच्छे से पढ़ाने हैं, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप और 5th ग्रुप, क्योंकि सारा काम इसी 3 ब्लॉक का है स्टूडेंट। तब हम इसको अच्छे से बात करेंगे। अब ये कहता है कि मिक्सिंग किस रेशो में की जाती है, या पहले बात करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर जो हैं वो क्यों नॉर्मल टेम्परेचर पर ही काम नहीं करते, हाई टेम्परेचर पर ही काम क्यों करते हैं, इसको हम देखते हैं। होगा क्या स्टूडेंट, अब मान लो ये सारा जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के एटम को ये लग रहा है कि उसके पास जर्मेनियम जो है वो कौन से ग्रुप का है स्टूडेंट, देख लो इसके एक्सटर्नल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, क्योंकि 4th ग्रुप का है। सिलिकॉन भी 4th ग्रुप का है, तो इसके बाद एक्सटर्नल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तो सिलिकॉन जर्मेनियम को ये लग रहा है कि उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 4 उन्होंने क्या किए, पड़ोसियों से अपने क्या कर लिए, पार्टनरशिप कर लिए, साझा कर लिए, तो उनका ऑक्टेन जो है वो पूरा हो गया। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको लगता है कि हम तो स्टेबल हैं, हमें करंट फ्लो कराने की कहाँ लोड है, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 4 पड़ोसियों के हैं, ऑक्टेन पूरा है। इसीलिए सिलिकॉन जर्मेनियम नॉर्मल टेम्परेचर पर काम नहीं करते। हाई टेम्परेचर देते हैं तब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, तब इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तब इनको लगता है कि अब हम क्या है, अनस्टेबल हैं, इसलिए वो करंट फ्लो करवाने में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यही तरीका था तब स्टार्टिंग के अंदर कि टेम्परेचर बढ़ाओ और करंट चलाओ। लेकिन बाद में स्टूडेंट्स क्या हुआ देखते हैं, बाद में हमने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमने एक तरीका देखा कि यार मिक्सिंग करंट ज़्यादा बढ़िया है। मिक्सिंग को बोलते हैं एक्सटर्नसनिक यानी इम्प्योर, वो था इंटरसनिक यानी प्योर। तो प्योर में एक ही तरीका था, टेम्परेचर बढ़ाओ करंट चलाओ। मिक्सिंग जब की जाती है हम क्या करते हैं, इसको मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मिक्सिंग का सिस्टम क्या है, ताकि आपको मिक्सिंग समझ आ सके। कि आपके पास आपने देखा होगा, मैं ग्रुप लिख रहा हूँ, एक 3rd ग्रुप था, एक 4th ग्रुप था, एक 5th ग्रुप था। यहाँ था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ था न्यूजीलैंड, नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो ये हमारे तो थे प्योर वाले यानी नेचुरल वाले यानी एलिमेंट्री। अब इसके अंदर या तो ये ग्रुप मिक्स होगा या ये ग्रुप मिक्स होगा। यही क्यों मिक्स होगा, क्योंकि पड़ोसियों में पड़ोसियों का कुछ असर होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी आसपास के एलिमेंट के अंदर एक अच्छा कॉन्टैक्ट होता है स्टूडेंट। इसीलिए हम मिक्सिंग जो करेंगे या तो 3rd ग्रुप की करेंगे या हम करेंगे 5th ग्रुप की। तो अगर आपने 3rd ग्रुप की मिक्सिंग कर दी तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो ये बनेंगे पी टाइप। जब इसकी मिक्सिंग करेंगे तो इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, इन दोनों की मिक्सिंग से 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, इसलिए ये बनेंगे एन टाइप। इसीलिए आपके यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो मिक्सिंग वाले हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप का मतलब क्या है स्टूडेंट, एन टाइप का मतलब ये है कि आपने 4th ग्रुप के अंदर यानी प्योर के अंदर 5th ग्रुप मिक्स किया है, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा होगा, और वही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन टाइप बनने का काम करता है। तो यानी एन टाइप के अंदर कौन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और पी टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप के अंदर नॉर्मल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन 3rd ग्रुप के, 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4th ग्रुप के। तो यहाँ पे ओवरऑल 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी। इलेक्ट्रॉन कम है तो वहाँ पर एक स्पेस खाली रह जाएगा, ऑक्टेन पूरा नहीं होगा, वो खाली स्पेस काम करेगा होल का। उस होल के कारण क्या होती है, करंट फ्लो होती है। वो हम बात इसके अंदर करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो यही बात यहाँ सिखाई गई है कि आपने क्या किया है, एन टाइप के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स, आपने जर्मेनियम के अंदर एक 5th ग्रुप का फास्फोरस मिक्स कर दिया। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो करंट फ्लो में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो मेजॉरिटी वाले जो चार्ज कैरियर हैं वो कौन से हैं स्टूडेंट, वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं। और माइनॉरिटी वाले कौन हैं, माइनॉरिटी वाले यहाँ पर जो है वो होल है, क्योंकि एक आधा होल बनेगा, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो नॉर्मल बात अनसर्टेनिटी है। एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही दूसरी जगह से वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। तो इसीलिए आप देखोगे एन टाइप के अंदर यहाँ पर ज़्यादातर जो दिखा रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही दिखा रखे हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज हैवी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
कोई भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो माइनॉरिटी वाले वो होल है वो आपको दिख रहे हैं, ये आपका एन टाइप का आयन सिस्टम है। ऐसे अगर आप पी ग्रुप पी की बात करें स्टूडेंट, पी में आप थर्ड ग्रुप मिलाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोरोन मिला रखा है तो यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, वो होल बन गया। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी वाले होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, वो आपके होल होंगे, और माइनॉरिटी वाले जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन होल मेजोरिटी माइनॉरिटी कहाँ से आए हैं इतना आपको पता है, क्योंकि ये एक बार मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम ये सिर्फ बूस्टर बैच के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। हमारा जो पूरा बैच है वो 22 फरवरी से बिल्कुल 0 लेवल से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा। वहाँ आपको बताया जाएगा होल इलेक्ट्रॉन कैसे बने हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। मैं ये उन बच्चों के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इन बातों को समझते हैं, तो इसलिए मैं उनका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं उनको सिर्फ रिवाइज के ही हिसाब से इस टॉपिक को चला रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ताकि उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो टॉपिक समझने में लगे, ना कि टॉपिक को ऐसे पुराना रिवाइज करने में लगे। अब बात आती है कि यहाँ पे करंट जो है वो 2 टाइप से फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पी टाइप को एन टाइप से अटैच करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस। डिफ्यूजन की प्रोसेस का मतलब क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि पी टाइप और एन टाइप में जो करंट है वो कितने टाइप की फ्लो होती है, तो स्टूडेंट यहाँ पे करंट 2 टाइप की फ्लो होती है। एक आपकी है डिफ्यूजन करंट और एक आपकी है ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है यूनिवर्स का प्रोसेस, क्योंकि जब आप पी लोगे और एन लोगे तो जब आप उनको एटॉमिक लेवल पर अटैच करोगे तो पी में ज़्यादातर क्या थे, पी में ज़्यादातर होल थे और एन में ज़्यादातर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, लो की तरफ, तो पी के होल एन की तरफ, एन के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ। इन दोनों के आपस में फ्लो होने से ये जो हो रहा है नेचुरल प्रोसेस हो रही है, इससे जो चार्ज कैरियर रन करेंगे तो उससे करंट तो फ्लो होएगी। ये जो करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट, ये आपके है डिफ्यूजन करंट। और बाद में आपको पता होगा इन दोनों के मिक्स होने से बीच में क्या बनेगी स्टूडेंट, बीच में एक डिप्लेशन लेयर बनेगी जो बाद में करंट को जाने नहीं देगी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से पी से होल आ रहे हैं और एन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। होल इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पे बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन रही है, एक माइनस की प्लेट बन रही है, एक प्लस की प्लेट बन रही है। अब ये प्लस की प्लेट होलों को नहीं आने दे रही और ये माइनस की प्लेट इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रही, इसलिए अब इनके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो जो है वो बहुत कम हो गया है। इसीलिए डिफ्यूजन की जो करंट है बाद में कम हो जाती है। इसीलिए हम बाहर से बैटरी लगाते हैं। अगर वो बैटरी आप पी एन को, अगर आप पी को प्लस से अटैच करते हो तो ये आपका है फॉरवर्ड बाइस, और अगर आप पी एन के अंदर पी को माइनस से अटैच करते हो एक्सटर्नल सोर्स से तो ये आपका है एन टाइप। अब यहाँ होता क्या है कि आपको पता होगा फॉरवर्ड में करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होती है और डिप्लेशन लेयर जो है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। और यहाँ 3 काम होते हैं। एक तो करंट जो है बहुत कम फ्लो होती है क्योंकि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और एक ऐसी वोल्टेज आती है जहाँ पे करंट एकदम से बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस कंडीशन पर आपका पी एन डायोड जो है रिवर्स बाइस में काम नहीं करता। तो रिवर्स बाइस में ब्रेकडाउन कंडीशन भी आती है जो 2 टाइप की होती है, एक होता है एवलांशी ब्रेकडाउन और एक होता है जेनर ब्रेकडाउन। ये वही बाइस ही बता रखी है, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप सबने इतना तो पढ़ा ही हुआ है। अब मेरा काम है सिर्फ चैप्टर को रिवाइज करवाना ताकि बच्चों को कम टाइम में चैप्टर रिवाइज करवाया जा सके। पीएन को दिखाने का तरीका ये है, ये जो हिस्सा है वो पी का है और ये जो हिस्सा है वो एन का है। और हमारा पीएन डायोड में पी प्लस से अटैच होगा तो ये फॉरवर्ड बनेगा। अगर आपके पीएन डायोड में पी माइनस से अटैच होगा, एन प्लस से होगा तो ये आपका रिवर्स बाइस बनेगा। ये देख लो, ये पीएन डायोड है, ये पीएन डायोड है। पी आपका कहाँ अटैच है, प्लस से, एन कहाँ अटैच है, माइनस से, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस है। रिवर्स बाइस की बात करें तो आपका पी जो है माइनस से अटैच है, पी जो है माइनस से अटैच है और एन जो है वो प्लस से अटैच है, तो ये आपका रिवर्स बाइस है। इसमें करंट जो है वो कम फ्लो करती है और डिप्लेशन लेयर जो है वो थिक हो जाती है। अब आता है करैक्टरिस्टिक्स कर्व। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स कर्व इन पीएन डायोड। तो ये क्या है, इसको अपने देखते हैं। तो वही बात, ये आपका पीएन डायोड लगा हुआ है। कर्व का मतलब है कि आपको वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाने हैं। तो
तो वोल्टेज के लिए आपने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया और करंट के लिए आपने सीरीज में एमीटर लगा दिया। और फॉरवर्ड में करंट ज़्यादा फ्लो होती है इसलिए आपने मिली एमीटर लगाया है, ये आपने प्रैक्टिकल भी कर रखा है। और रिवर्स पे अंदर करंट कम फ्लो होती है तो वहाँ आप लगाओगे माइक्रो एमीटर। जबकि आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज भी आपको कम देनी पड़ती है 3 वोल्ट, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल कर चुके हो। जबकि रिवर्स वाइज में आपको वोल्टेज भी ज़्यादा देनी पड़ती है, तब जाके करंट फ्लो होती है। और बाद में एक ऐसी कंडीशन आती है करंट एकदम से बढ़ जाती है, जिसको अपने बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन। तो आप देखोगे लास्ट पी का जो एंड है वो एमीटर के बाद वोल्ट मीटर पैरेलल में लगने के बाद जो लास्ट में अटैच है वो प्लस से अटैच है। तो ये हमारा कौन सा बाइस है? फॉरवर्ड बाइस है। इसके अंदर देख लो आपका जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। करंट किसके अंदर चल रही है? मिली एम्पियर के अंदर। तो आपसे अगर करैक्टरिस्टिक कर्व पूछ ले तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, क्योंकि बिना एमीटर बिना वोल्ट मीटर के हम वी और आई की वैल्यू लाएंगे कहाँ से? तो वी और आई के वैल्यू से ही तो ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ ये बना हुआ है। रिवर्स बायस की बात करें तो आप देख लो ये आपका रिवर्स बायस का ग्राफ है। ये आप देख लो यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो होती है। ये पीएन डायोड है, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए लगा हुआ है। और लास्ट में पी कहाँ अटैच है? माइनस से, और एन कहाँ अटैच है? प्लस से। तो ये आपका रिवर्स बाइस है। अब वोल्टेज से वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू और एमीटर से करंट की वैल्यू नोट करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो ये बन रहा था, और अचानक से करंट बढ़ गई। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन। जो कितने टाइप का होता है स्टूडेंट? 2 टाइप का। एक होता है एवलांशी ब्रेक डाउन और एक होता है आपका जनरल ब्रेकडाउन। ये रहा कि आपके रिवर्स बाइस में जो ब्रेकडाउन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एवलांशी ब्रेकडाउन और एक जनरल ब्रेकडाउन। क्या है एवलांशी ब्रेकडाउन? ये नॉर्मल आपके पीएन डायोड होते हैं। आपको पता है कि आप किसी भी पीएन डायोड को रिवर्स बाइस करोगे तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो कैसी वोल्टेज पक्का आएगी जिससे करंट एकदम से बढ़ जाएगी, ऐसे को तो बोलते हैं एवलांशी। और ये कुछ स्पेशल पीएन डायोड होते हैं जिनके अंदर जान करके डोपिंग हाई रखते हैं, डिप्रेशन लेवल पतला करते हैं, ताकि भाई साहब ये लो वोल्टेज के ऊपर ही ब्रेकडाउन कंडीशन आ सके। अब बात आती है कि पीएन डायोड का यूज क्या है। तो आपको पता लग गया था कि जब हमारा पीएन डायोड फॉरवर्ड में अटैच था तब करंट जो है वो मिली एम्पियर में यानी ज़्यादा फ्लो हो रही थी। जब पीएन डायोड हमारा रिवर्स में अटैच था स्टूडेंट तो करंट जो है वो माइक्रो एमीटर में फ्लो हो रही थी। तो इसका मतलब है कि आपने ये बोल सकते हैं कि इससे 1000 गुना कम करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं एमीटर लगा दूं मिली वाला तो रिवर्स बाइस में वो करंट शो ही नहीं होगी। इट मीन्स डायोड एक तरफ ही काम करता है, जब फॉरवर्ड में होता है तब काम करता है और जब रिवर्स में होता है तो काम नहीं करता। इसी प्रॉपर्टी को डिसाइड करके मैंने डायोड का यूज़ किस में किया? रेक्टिफायर के अंदर। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आती है वो ये वाली आती है। अगर मैं इसके आगे डायोड लगा दूंगा तो डायोड करेगा क्या? एक टाइम मान लो डायोड यहाँ प्लस में अटैच है तो यहाँ वाला टाइम क्या हो जाएगा? ये रिवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ पर ही आउटपुट देगा, यहाँ ये नहीं देगा। क्योंकि मान लो कि मैंने जो सोर्स लगा रखा है वो मिली एमीटर लगा रखा है, तो वो मिली वाली करंट को मेजर करेगा, माइक्रो वाली करंट को मेजर ही नहीं करेगा। तो वो इसके लिए क्या करेगा? वो इसको शो ही नहीं करेगा। तो यानी आधी करंट देगा जब वो फॉरवर्ड की होगी, जब वो रिवर्स की होगी वो नहीं देगा। यानी डायोड सिर्फ वन साइडेड काम करते हैं, यानी फॉरवर्ड में काम करते हैं, रिवर्स में काम नहीं करते। इसी प्रॉपर्टी को डिसाइड करके मैंने 2 रेक्टिफायर बना लिए। हाफ वेव फुल वेव क्या है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हाफ वेव का है स्टूडेंट्स। कि ये आपका एक सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी जो करंट आ रही है वो एसी करंट है जिसकी डायरेक्शन जो है वो बदल रही है। तो आपने क्या किया? सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे डायोड लगा दिया। एक टाइम मान लो ये प्लस का है तब तो ये आपको वोल्टेज देगा, लेकिन अगले बार जब ये माइनस का होगा तब ये रिवर्स बाइस में चला जाएगा, तब आपके पास करंट नहीं आएगी, फिर आएगी, फिर नहीं आएगी, तो आपके पास आधी वेव ही आएगी। तो इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव। इसकी जो एफिशिएंसी है, क्योंकि नीचे वाली सारी करंट तो खा ही जाता है रिवर्स वाली, तो सारी की सारी तो नहीं देगा। इसकी जो एफिशिएंसी है स्टूडेंट वो है 40.6%। अगर इसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी, जैसे हम बात करें फ्रिक्वेंसी मतलब नंबरिंग से, अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, और इसके अंदर इनपुट फ्रिक्वेंसी f है तो यहाँ भी f ही होती है, क्योंकि जिसको ये पूरे को 1 मानता है उसको ये 1 मानता है। अब ये दूसरी है तो ये भी दूसरी है।
तो इसका फ्रिक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एफिशिएंसी जो है इसकी 40.6% है। और यही काम अगर हम फुल वेव की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स फुल वेव में क्या होगा, आपके 2 डायोड लगे होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार ये फॉरवर्ड में होगा तब ये रिवर्स में होगा, जब ये रिवर्स में होगा तब ये फॉरवर्ड में होगा। तो आपको तो फ़ायदा ही है, जब ये फॉरवर्ड में होगा तो आपको वोल्टेज D1 से मिल जाएगी। अगली बार जब ये काम नहीं करने वाला तब ये काम करेगा, क्योंकि एक बार ये प्लस का होगा, एक बार ये माइनस का होगा। जैसे ही करंट रिवर्स आएगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक बार D1 काम करेगा, एक बार D2 काम करेगा, एक बार D1 काम करेगा, एक बार D2 काम करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 40.6 की डबल होगी, क्योंकि 2 लग गए तो इसकी एफिशिएंसी होगी 81.2। और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी अगर F है, इसको अगर 1 गिन रहा है तो इसको ये 2 गिनेगा, तो इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 2F होगी। अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो यहाँ आउटपुट जो आएगा स्टूडेंट्स वो 100 हर्ट्ज आएगा। अब पंगा क्या है वो सुनो, यहाँ से आपको करंट तो मिल गई एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक बार डायोड D1 ने दे दी, एक बार डायोड D2 ने दे दी। ये D1 की, ये D2 की, ये D1 की, ये D2 की, ये एक डायरेक्शन में तो है स्टूडेंट, पर ये कांस्टेंट DC नहीं है। तो इस वेरिएबल DC को कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट फिल्टर सर्किट। ये आपका फिल्टर सर्किट का डायग्राम है कि आपके पास ये करंट थी AC वाली, आपने इसको फुल वेव लगा के DC में कन्वर्ट किया। इसके बाद आप एक LC सर्किट में से पास करवाते हो, उसके बाद जो आपका लोड है वहाँ जो करंट आती है वो कांस्टेंट DC आती है। तो इस तरह आपकी वेरिएबल DC को, पहली बात तो AC को कन्वर्ट करता है DC में, वो करता है फुल वेव। अगर फुल वेव है तो पूरी वेव को करेगा, हाफ वेव है तो आधी वेव को करेगा। उस वेरिएबल DC को कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करता है LC सर्किट। और इसके बाद जो आपको लोड पे करंट मिलती है वो आपको टोटली DC मिलती है। उसके बाद जो है लॉजिक गेट, वो आपके 12th NCERT में नहीं है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, पर आप आगे जो फाउंडेशन की में जाओगे तब आपको लॉजिक गेट करवाए जाएंगे। स्टूडेंट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सिर्फ बूस्टर बैच एग्जाम के साथ बनाई जा रही है, किसी डिवाइस पर्पज से। इसमें हम कुछ नहीं कह रहे कि हम आपको बहुत बेसिक से लेके बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। हमारे जो नए कोर्सेज हैं वो लॉन्च होने वाले हैं जैसे आपके एग्जाम होंगे। हमारा नीट JEE का कोर्स जो है बिल्कुल 0 लेवल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग की जो फीस रहेगी वो हम बहुत कहते हैं एक मिनिमल चार्ज रखेंगे, ताकि आपको भी मतलब कम इकोनॉमिक में आपको ज़्यादा मतलब नॉलेज लिया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।